सेना की 15वीं गरुड़ इन्फेंट्री डिवीजन का परेड ग्राउंड खामोशी में डूबा हुआ था। सैकड़ों सैनिक सांस रोके हुए परेड ग्राउंड के बीचों बीच हो रहे एक भयानक दृश्य को देख रहे थे। एक युवा महिला सैनिक की दोनों बाहें दराहे लाहे हट्टे कट्टे सैन्य पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखी थीं। उसका चेहरा डर और दर्द से सफेद पड़ गया था। उसके सामने 2 सितारे लगाए हुए डिवीजन कमांडर मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा खड़ा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी और उसके हाथ में एक काले रंग का इलेक्ट्रिक शॉक बैटन था। जर्रर जर्रर इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के सिरे से नीली चिंगारियां एक भयानक आवाज के साथ फूट रही थीं। रंजीत सिंह राणा ने उस शॉक बैटन को सीधे महिला सैनिक के कंधे पर लगा दिया। आह! महिला सैनिक के मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। उसका पूरा शरीर एक कमान की तरह मुड़ गया और वह बुरी तरह से तड़पने लगी। हवा में जलते हुए मांस की एक घिनौनी गंध फैल गई। रंजीत सिंह राणा ने संतुष्टि के साथ शॉक बैटन को हटाया और सभी बाधाहे सैनिकों की ओर दहाड़ा। यही अनुशासन है, यही अवज्ञा की कीमत है। इस गरुड़ डिवीजन में मेरा शब्द ही कानून है। जिस जगह यह पागलपन भरी सजा दी जा रही थी, उससे थोड़ी दूर डिवीजन की कंटीली बाड़ के बाहर एक पुराने और जंग लगे मालवाहक ट्रक के ड्राइवर की सीट पर फटे पुराने काम के कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था। वह इस पूरे दृश्य को शुरू से अंत तक बिना किसी भाव के देख रहा था। वह न तो घबराया, न ही गुस्सा हुआ। उसने बस चुपचाप अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल फोन निकाला और फिर स्पीड डायल नंबर 1 को देर तक दबाए रखा। फोन के दूसरी तरफ से आने वाली आवाज की ओर उसने नरक के फैसले की तरह धीरे से फुसफुसाया, मैं हूं, वज्र की तैयारी करो। यह तूफान की प्रस्तावना थी। भारतीय सेना के सर्वोच्च शिखर, आकाश के देवता का अपने सबसे कीमती खजाने को छूने वाले एक पागल कुत्ते को सजा देने के लिए धरती पर अवतरित होने का संकेत देने वाला एक ठंडा और भयानक संकेत था। उस भयानक सज्जा से कुछ दिन पहले 15वीं गरुड़ डिवीजन का मुख्य द्वार हमेशा की तरह शांत था। तभी कहीं से एक खड़खड़ाते हुए असुरक्षित इंजन की आवाज के साथ एक पुराना खटारा 1 टन का मालवाहक ट्रक गेट की ओर आया। नीले रंग का पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ था, जिससे भद्दा जंग दिखाई दे रहा था, और सामान रखने की जगह पर पुराने औजार और अज्ञात सामग्री बेतरतीब ढंग से भरी हुई थी। चर्रर की आवाज के साथ ट्रक गेट के सामने रुक गया। ड्राइवर की सीट से एक अधेड़ उम्र का आदमी उतरा, जिसने एक फटी पुरानी काम की जैकेट और फीकी पड़ी जीन्स पहन रखी थी। उसके चेहरे पर कठिन जीवन के निशान गहरे थे और उसके हाथ तेल के दाग और गठानों से खुरदरे थे। वह भारत में सबसे आम एक साधारण और गरीब पिता का साक्षात रूप था। वह गेट पर ड्यूटी दे रहे एक युवा हवलदार के पास गया और एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, मैं मिलने के लिए अर्जी देने आया हूं। मेरी बेटी इसी डिवीजन में है। उसकी आवाज में लंबे समय बाद अपनी बेटी से मिलने की उत्सुकता और एक सैन्य अड्डे जैसी अपरिचित जगह के प्रति असहजता मिली हुई थी, लेकिन उसका स्वागत ठंडी और तिरस्कार भरी नजरों से हुआ। गेट के अंदर से निकले ड्यूटी ऑफिसर ने उसकी फटी पुरानी पोशाक और पुराने ट्रक को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए स्पष्ट रूप से मुंह बिगाड़ा। ये कबाड़ लेकर कहां चले आए? कबाड़ खाना समझे थे क्या? उसकी आवाज में उपहास भरा था। पहचान पत्र दिखाओ और इस लोहे के ढेर को तुरंत डिवीजन से बाहर निकालो। यह तुम्हारे जैसे लोगों के लिए गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है। आदमी ने बिना कुछ कहे अपनी जेब से एक पुराना बटुआ निकाला और पहचान पत्र दिया। उसका नाम अर्जुन सिंह चौहान था। बटुए के अंदर एक मुस्कुराती हुई युवा पत्नी और एक छोटी बेटी की एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर थी। उसने ऑफिसर के अपमानजनक शब्दों पर गुस्सा नहीं किया। वह बस अपनी बेटी को जल्दी से देखने की इच्छा में चुपचाप सिर झुकाए रहा। ठीक है, मैं गाड़ी बाहर लगाकर आता हूं। उसने ट्रक को घुमाया और डिवीजन के बाहर सड़क के किनारे पार्क कर दिया। जब वह वापस गेट पर आया तो ड्यूटी ऑफिसर अभी भी एक परेशान भाव के साथ खड़ा था। तुम्हारी बेटी का नाम क्या बताया? प्रिया शर्मा। नाम तो सुना सा लगता है। किस यूनिट में है पता है? जी, अभी नई भर्ती की ट्रेनिंग पूरी करके 3री बटालियन में तैनात हुई है, ऐसा सुना है। इंतजार करो। ऑफिसर ने उसे काफी देर तक खड़ा रखा और अपने साथी के साथ मजाक करता रहा और फिर अनिच्छा से इंटरकॉम उठाया।
उसका रवैया ऐसा था जैसे वह सड़क के किसी भिखारी से बात कर रहा हो। कितना समय बीत गया होगा। दूर से वर्दी में एक युवा महिला सैनिक उसकी ओर दौड़ती हुई दिखाई दी। उसकी बेटी प्रिया थी। पिताजी। प्रिया के चेहरे पर खुशी के साथ साथ एक अनजाना सा डर भी था। अर्जुन सिंह चौहान के चेहरे पर तब जाकर पहली बार एक गर्म मुस्कान फैली। हाँ मेरी बेटी, कैसी हो? उसने अपनी बेटी के कंधे को थपथपाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसी पल प्रिया ने अनजाने में आह की एक छोटी सी चीख निकाली और अपना शरीर सिकोड़ लिया। अर्जुन सिंह चौहान का हाथ हवा में रुक गया। उसकी मुस्कान एक पल में जम गई। क्या हुआ? कहीं चोट लगी है? नहीं नहीं पिताजी, बस ट्रेनिंग के दौरान थोड़ा गिर गई थी। प्रिया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बहाना बनाया, लेकिन उसकी मुस्कान बहुत अप्राकृतिक थी और पिता की नजरों से बचती हुई उसकी निगाहें बेचैनी से कांप रही थीं। अर्जुन सिंह चौहान ने और कुछ नहीं पूछा। वह अपनी बेटी के साथ आगंतुकों के लिए बने एक छोटे से विश्राम कक्ष की ओर बढ़ा। उसने घर से लाए हुए अपनी बेटी के पसंदीदा व्यंजन निकाले। खूब खाओ, सेना का जीवन कठिन है ना? तुम्हारा चेहरा आधा हो गया है। प्रिया ने खाना खाते समय लगभग कोई बात नहीं की। वह ऐसी लग रही थी जैसे वह हताशा में कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। अर्जुन सिंह चौहान अपनी बेटी की इस हालत को एक दर्द भरी नजरों से देखता रहा। वह दशकों तक लाखों सैनिकों की कमान संभालने वाला भारत का शीर्ष कमांडर था। वह किसी की आंखों में देखकर ही बता सकता था कि वह व्यक्ति किस हालत में है, क्या सोच रहा है। उसकी बेटी इस समय किसी चीज से बहुत ज्यादा पीड़ित और डरी हुई थी। जब उसने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा तो उसने देखा वर्दी की आस्तीन के नीचे से हल्का सा दिखाई दे रहा एक गहरा नीला चोट का निशान। उसका दिल धक से होकर जैसे जमीन पर गिर गया। प्रिया, उसकी आवाज धीमी और गंभीर हो गई। यह चोट कैसी है? अरे यह बस ट्रेनिंग के दौरान लगी है। सच में? पिताजी, हमारी यूनिट में सब बहुत अच्छे हैं और मैं ठीक हूं, सच में। प्रिया लगभग रोते हुए हताशा में अपने पिता को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। अर्जुन सिंह चौहान ने और पूछताछ नहीं की। अगर बेटी इतनी हताशा से कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है तो इसका कोई बड़ा कारण होगा। वह अपनी बेटी को और मुश्किल में नहीं डालना चाहता था। उसने बस बिना कुछ कहे अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। उसके खुरदरे स्पर्श से प्रिया की आंखों से आखिरकार आंसू टपकने लगे, लेकिन उसने अंत तक कुछ नहीं कहा। मुलाकात का समय खत्म होने के बाद अर्जुन सिंह चौहान भारी कदमों से डिवीजन से बाहर निकला। अपनी बेटी की बेचैन आंखें और आस्तीन के नीचे का चोट का निशान उसके दिल में सुई की तरह चुभ रहे थे। वह अपने पुराने ट्रक में चढ़ गया और फिर तुरंत गाड़ी स्टार्ट नहीं कर सका और काफी देर तक डिवीजन के मुख्य द्वार को देखता रहा, जिस सेना नामक संगठन की रक्षा के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उसी के अंदर उसका सबसे कीमती खजाना इस समय पीड़ा में था। ठीक उसी पल जब वह इंजन स्टार्ट करने वाला था, खट खट ट्रक की चालक सीट की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। उसने सिर घुमाया तो एक अपरिचित चेहरे वाला युवा सैनिक खड़ा था। वह प्रिया का साथी लग रहा था। सैनिक ने बेचैनी से चारों की अगारा वह अपरिचितता चेहरे वाला और देखा और फिर जल्दी से बोला, क्या आप सिपाही प्रिया शर्मा के पिता हैं? हाँ, पर तुम कौन हो? सैनिक ने जवाब देने के बजाय अपनी जेब से एक बहुत छोटी यूएसबी मेमोरी निकाली और खिड़की की दरार से उसे दी। आपसे विनती है, इसे जरूर देखिएगा। सैनिक की आवाज में हताशा भरी हुई थी। प्रिया खतरे में है और यही इस गरुड़ डिवीजन का असली चेहरा है। अर्जुन सिंह चौहान ने अपने हाथ में पकड़े ठंडे धातु के टुकड़े को शून्य में घूरते हुए देखा। सैनिक यह कहकर जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, अंधेरे में गायब हो गया। अर्जुन सिंह चौहान काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसके हाथ में रखी छोटी सी यूएसबी उसे हजारों किलो के वजन जैसी महसूस हो रही थी। उसे सहज रूप से पता चल गया था कि इसके अंदर वह भयानक सच्चाई छिपी है जिसका वह कभी सामना नहीं करना चाहता था। उसने धीरे धीरे ट्रक का इंजन स्टार्ट किया। खड़खड़ाते इंजन की आवाज उसकी गुस्साई दिल की धड़कन की तरह शांत रात की सड़क पर गूंज उठी। वह अब एक साधारण पिता नहीं था, वह एक गुस्सैल शेर था जिसने अपने शावक को घायल पाया था और अब उसके हाथ में दुश्मन के दिल पर वार करने के लिए एक तेज खंजर था। न्याय का समय धीरे धीरे आ रहा था, सबसे शांत और सबसे भयानक तरीके से, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुलाकात कक्ष की हवा भारी थी। अर्जुन सिंह चौहान ने जबरदस्ती सामान्य दिखने का नाटक करते हुए
अपनी बेटी की प्लेट में खाना परोसा, लेकिन उसका पूरा ध्यान अपनी बेटी की हर छोटी हरकत पर था। प्रिया लगभग खाना नहीं खा पा रही थी। वह सिर्फ चम्मच से चावलों को इधर उधर कर रही थी और उसकी निगाहें बेचैनी से मुलाकात कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर थीं, जैसे कोई उन पर नजर रख रहा हो। प्रिया, अर्जुन सिंह चौहान ने धीरे से बुलाया। कोई बात है क्या? क्या तुम अपने पिता को नहीं बता सकती? उसकी आवाज में एक पिता का दर्द भरा स्नेह था। वह दुनिया में किसी भी चीज से ज्यादा मजबूत था, लेकिन अपनी बेटी के दर्द के सामने वह एक साधारण, कमजोर पिता था। प्रिया की आंखों की पुतलियां बुरी तरह से कांपने लगीं। उसके होंठ कई बार खुले, लेकिन अंत में कोई आवाज नहीं निकली। इसके बजाय उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू टपकने लगे। उसने सिर हिलाया। वह नहीं बता सकती थी। उसे डर था कि अगर उसने सच्चाई बता दी तो न केवल वह, बल्कि उसके सामने बैठा यह दीन, शक्तिहीन पिता भी किसी भयानक मुसीबत में पड़ जाएगा। इस डिवीजन में डिवीजन कमांडर रंजीत सिंह राणा की शक्ति निरपेक्ष थी। नहीं, सच में नहीं पिताजी। उसने रोती हुई आवाज में वही शब्द दोहराए। बस सेना का जीवन अभी आदत में नहीं आया है। बस घर की याद आ रही है। मैं सच में ठीक हूं, अर्जुन सिंह चौहान ने और नहीं पूछा। उसने अपनी बेटी के कंधे को सहलाया। बेटी का शरीर एक पक्षी की तरह कांप रहा था। वह महसूस कर सकता था कि बेटी की वर्दी के नीचे, उसकी पीठ और पसलियों पर, जहां उसका हाथ नहीं पहुंच सकता था, और भी बहुत से घाव छिपे होंगे। गुस्सा उबल रहा था, लेकिन उसने उसे दबा लिया। अभी उसका गुस्सा करना बेटी को और भी डरा देगा। उसने अपने बटुए से कुछ मुड़े तोड़े 500 के नोट निकाले और अपनी बेटी के हाथ में थमा दिए। कैंटीन जाकर अपने दोस्तों के साथ कुछ अच्छा खा लेना। हिम्मत मत हारना, ठीक है पिताजी? प्रिया वह पैसे नहीं ले सकी और भी फूट फूट कर रोने लगी। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह पैसा उसके पिता ने जीवन भर कबाड़ उठाकर और मजदूरी करके कितनी मुश्किल से कमाया था। मुलाकात का समय खत्म होने के बाद प्रिया आंसू पोंछते हुए अपने बैरक में लौट गई। अर्जुन सिंह चौहान तब तक वहीं खड़ा होकर अपनी बेटी की पीठ को देखता रहा, जब तक वह पूरी तरह से आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी के साथ कुछ तय कर लेने वाली एक ठंडी चमक थी। वह गेट से बाहर निकला और अपने पुराने ट्रक में चढ़ गया। वह तुरंत इंजन स्टार्ट नहीं कर सका। उसने स्टीयरिंग व्हील पर सिर टिकाकर एक गहरी सांस ली। जिस देश, जिस सेना की रक्षा के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, वही उसकी इकलौती बेटी की रक्षा नहीं कर सका। इस लाचारी पर उसे असहनीय आत्मग्लानि महसूस हुई। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्जुन सिंह चौहान के रूप में वह अभी तुरंत इस डिवीजन को तहस नहस कर सकता था, लेकिन यह सबसे अच्छा तरीका नहीं था। ऐसा करने पर उसकी बेटी पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बेटी होने का ठप्पा लग जाता और वह अपने बाकी सैन्य जीवन में अपने साथियों के बीच अलग थलग पड़ जाती। और सबसे बढ़कर इससे केवल कुछ छोटी मछलियां पकड़ी जाती। इस भ्रष्टाचार का असली सरगना कभी नहीं पकड़ा जाता। उसे और भी पक्के सबूत और एक और भी औरम भारम सौरम कारण की जरूरत थी। और आखिरकार आखिरी फाइल का नाम अन्य फाइलों के विपरीत समीर था। अर्जुन सिंह चौहान ने सूखा हुआ थूक निगलते हुए उस फाइल पर क्लिक किया। स्क्रीन चालू हो गई। वीडियो पिछले वाले के विपरीत सिपाही समीर वर्मा द्वारा खुद अपने मोबाइल फोन से शूट किया गया एक सेल्फी वीडियो लग रहा था। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वह एक दबी हुई, फुसफुसाती हुई आवाज में बोला, रोहन हूं। रोहन ने सूखा हुआ थूक निगलते हुए अपनी जेब से एक नाखून के आकार की छोटी सी चीज निकाली। यह एक पतली प्लास्टिक में लिपटी यूएसबी मेमोरी थी। आपसे विनती है, इसे जरूर देखिएगा। अर्जुन सिंह चौहान की आंखें तेज हो गईं। यह क्या है? प्रिया खतरे में है। रोहन की आवाज हताशा से कांप रही थी। प्रिया को इस डिवीजन के सभी अधिकारी निशाना बना रहे हैं, सच बोलने के लिए, अन्याय का विरोध करने के लिए। कृपया प्रिया को बचा लीजिए। वह यह कहकर, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो, अंधेरे में तेजी से गायब हो गया। अर्जुन सिंह चौहान काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसके हाथ में 2 युवा सैनिकों की जान और अपनी बेटी की किस्मत वाली एक छोटी सी यूएसबी थी। यह सिर्फ एक डेटा स्टोरेज डिवाइस नहीं था। यह इस नरक में, जहां चुप्पी साधने के लिए मजबूर किया जाता था, इस गरुड़ डिवीजन का असली चेहरा है। रोहन ने प्लास्टिक में लिपटी यूएसबी को खिड़की की दरार से अर्जुन सिंह चौहान के हाथ में थमा दिया। यह समीर की आखिरी निशानी है। समीर ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए
इस भ्रष्टाचार का असली सरगना कभी नहीं पकड़ा जाता। उसे और भी पक्के सबूत और एक और भी औरम भारम सौरम कारण की जरूरत थी। कृपया प्रिया को बचा लीजिए, वह यह कहकर जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो अंधेरे में तेजी से गायब हो गया। अर्जुन सिंह चौहान काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसके हाथ में 2 युवा सैनिकों की जान और अपनी बेटी की किस्मत वाली एक छोटी सी यूएसबी थी। यह सिर्फ एक डेटा स्टोरेज डिवाइस नहीं था, यह इस नरक में जहां चुप्पी साधने के लिए मजबूर किया जाता था, इस गरुड़ डिवीजन का असली चेहरा है। रोहन ने प्लास्टिक में लिपटी यूएसबी को खिड़की की दरार से अर्जुन सिंह चौहान के हाथ में थमा दिया। यह समीर की आखिरी निशानी है। समीर ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए, किसी भी कारण से ज्यादा शक्तिशाली और किसी भी हथियार से ज्यादा तेज, न्याय की तलवार थी। न्याय का समय धीरे धीरे लेकिन अटल रूप से आ रहा था और इसकी शुरुआत एक बहुत छोटी सी यूएसबी से हुई थी। अर्जुन सिंह चौहान का पुराना ट्रक अंधेरे में डूबी सड़क पर दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। खड़खड़ाता हुआ ढांचा, लगातार शोर करता हुआ पुराना इंजन, लेकिन उसके कानों में कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। उसका पूरा ध्यान अपनी खुरदरी हथेली में पकड़ी हुई ठंडी छोटी सी यूएसबी मेमोरी पर था। सिपाही रोहन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे जो सच्चाई का टुकड़ा दिया था, एक मरे हुए साथी की आखिरी निशानी, वह तुरंत गाड़ी रोककर उसके अंदर देखना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था। उसके अंदर उस सेना नामक संगठन का सबसे घिनौना चेहरा और उसकी बेटी जिस नरक से गुजर रही थी, उसकी सच्चाई छिपी होगी। एक पिता की सहज प्रवृत्ति और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का विवेक उसके अंदर बुरी तरह से टकरा रहे थे। वह काफी देर तक गाड़ी चलाता रहा, फिर एक सुनसान हाईवे के ढाबे के सबसे अंधेरे कोने में ट्रक ले गया। उसने इंजन बंद कर दिया। अचानक आई खामोशी में उसे अपने दिल की धक 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 की पागलपन भरी आवाज सुनाई दी। उसने सह चालक सीट के नीचे पुराने औजारों के बक्से के नीचे छिपा हुआ एक खुरदरा काला बैग निकाला। बैग के अंदर एक साधारण ट्रक ड्राइवर से बिल्कुल मेल न खाने वाला सेना का विशेष सुरक्षित लैपटॉप था। उसने लैपटॉप खोला और कांपते हाथों से यूएसबी को पोर्ट में लगाया। क्लिक। एक बहुत छोटी सी धातु की आवाज। हर रात उसे पीटा जाता है और प्रताड़ित किया जाता है। उसकी आंखें लाल हो गईं। हम इतने डरे हुए थे कि कुछ नहीं कर सके, लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं। हम समीर की तरह प्रिया को नहीं खो सकते। समीर। अर्जुन सिंह चौहान को वह नाम याद था, वही सैनिक जिसकी कुछ समय पहले एक प्रशिक्षण दुर्घटना में मौत हो गई थी, जैसा कि उसे बताया गया था। इसके अंदर क्या है? इस वीडियो शुरू होते ही अर्जुन सिंह चौहान का पूरा शरीर जम गया। स्क्रीन पर दिख रही जगह एक जानी पहचानी डिवीजन की पुरानी गोदाम थी। वीडियो कहीं गुप्त रूप से छिपाए गए कैमरे से शूट किया गया लग रहा था। एंगल अस्थिर था और बुरी तरह से हिल रहा था। स्क्रीन के बीच में एक सैनिक घुटनों पर बैठा था और उसके चारों ओर कई अधिकारी उसे घेरकर पीट रहे थे। धड़ 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 जूतों की सैनिक की पसलियों और पीठ पर बेरहमी से पड़ने की आवाज लैपटॉप के छोटे स्पीकर से स्पष्ट रूप से आ रही थी। ओह ओह, सैनिक की दर्दनाक कराहें और उसके ऊपर शैतानों की हौंसी की आवाजें। इस साले को अभी भी समझ नहीं आया? और जोर से मारो। हंसी का मालिक इस डिवीजन का कमांडर मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा था। वह हाथ बांधे हुए अपने अधीनस्थों को एक इंसान को खिलौने की तरह कुचलते हुए देख रहा था। मुलाकात का समय खत्म होने के बाद प्रिया आंसू पोंछते हुए अपने बैरक में लौट गई। अर्जुन सिंह चौहान तब तक वहीं खड़ा होकर अपनी बेटी की पीठ को देखता रहा जब तक वह पूरी तरह से आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गहरी उदासी के साथ कुछ तय कर लेने वाली एक ठंडी चमक थी। वह गेट से बाहर निकला और अपने पुराने ट्रक में चढ़ गया। वह तुरंत इंजन स्टार्ट नहीं कर सका। उसने स्टीयरिंग व्हील पर सिर टिकाकर एक गहरी सांस ली। जिस देश उसने अगली फाइल खोली। इस बार का वीडियो अधिकारियों के रहने वाले कमरे जैसा लग रहा था। रंजीत सिंह राणा और उसके अधीनस्थ सैनिकों से वसूले गए सुरक्षा धन को गिन रहे थे। 500 के नोटों की गड्डियां मेज पर एक पहाड़ की तरह ढेर थीं। इस 100 के नोटों की गड्डियां मेज पर आजन बिजारा अधिकारियों के रहने वाले कमरे। महीने की वसूली उम्मीद से कम है। रंजीत सिंह राणा ने पैसे गिनते हुए असंतुष्ट आवाज में कहा, आजकल के लौंडे बहुत बिगड़ गए हैं। अनुशासन ढीला पड़ गया है। अगले महीने से लक्ष्य 2 गुना कर दो। जो पूरा नहीं कर पाएगा उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। अगली फाइल।
फिर अगली फाइल, सैनिक की दर्दनाक कराहें और उसके ऊपर शैतानों की हौंसी की आवाजें। इस साले को अभी भी समझ नहीं आया और जोर से मारो। हंसी का मालिक इस डिवीजन का कमांडर मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा था। वह हाथ बांधे हुए अपने अधीनस्थों को एक इंसान को खिलौने की तरह कुचलते हुए देख रहा था। उनकी कल्पना से परे हर तरह के अपराध दर्ज थे। नवीनतम सैन्य ट्रक के इंजन को कबाड़ होने वाले पुराने इंजन से बदलना और नए इंजन को निजी ठेकेदार को बेचना, सैनिकों को दी जाने वाली सर्दियों की गर्म पोशाकों को बड़ी मात्रा में चुराकर काले बाजार में बेचना, यहां तक कि सैनिकों के भोजन के राशन के पैसे चुराकर उस पैसे से अपनी शानदार शराब पार्टियां करना। वे सैनिक नहीं थे, वे वर्दी में सबसे घटिया आपराधिक गिरोह थे। अर्जुन सिंह चौहान का दिल यह सोचकर टुकड़े टुकड़े हो रहा था कि उसकी बैसे बेटी प्रिया ऐसे ही शैतानों के अड्डे के बीचों बीच फंसी हुई थी। जैसे उसे बहुत मजा आ रहा हो। अर्जुन सिंह चौहान के हाथ बुरी तरह से कांपने लगे। उसकी हाथ की नसें नीली होकर उभर आईं। उसने लैपटॉप को इतनी जोर से पकड़ा कि मजबूत विशेष प्लास्टिक का कवर कड़कड़ की आवाज के साथ चीख उठा। उसके मजबूत विशेष प्लास्टिक का जबड़े की मांसपेशियां फड़क रही थीं और उसकी कनपटी की नसें ऐसे तन गईं जैसे अभी फट जाएंगी। मैं बहुत डरा हुआ हूं। मैंने वह देख लिया जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा को उस आदित्य डिफेंस के मालिक से मिलते हुए रिकॉर्ड कर लिया। उन्हें घटिया बुलेट प्रूफ जैकेटों की आपूर्ति के बदले में पैसे देते। उसकी आवाज बुरी तरह से कांप रही थी। अगर यह वीडियो दुनिया के सामने आ गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, लेकिन मैं ऐसे चुप नहीं रह सकता। मेरे साथी उन कचरा जैसी बुलेट प्रूफ जैकेटों को पहनकर ट्रेनिंग में नहीं मर सकते। वीडियो एक पल के लिए रुका और फिर से शुरू हुआ। इस बार यह रंजीत सिंह राणा के कार्यालय के अंदर गुप्त रूप से शूट किया गया वीडियो था। रंजीत सिंह राणा ने समीर वर्मा का कॉलर पकड़ रखा था। तूने क्या देखा, क्या रिकॉर्ड किया? बोल हरामजादे। मैंने कुछ नहीं देखा सर। झूठ, तेरी आंखें सब कुछ बता रही हैं। रंजीत सिंह राणा की आवाज में हत्या का इरादा भरा था। अच्छा, तो यह बात है। कल की ट्रेनिंग का इंतजार करना। देखते हैं जो नई बुलेट प्रूफ जैकेट तू पहनेगा वह गोली रोक पाती है या नहीं। शर्त लगाते हैं। वीडियो वहीं खत्म हो गया और अगले दिन सिपाही समीर वर्मा की एक आकस्मिक गोलीबारी दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सारी कड़ियां जुड़ गईं। यह सिर्फ भ्रष्टाचार और हिंसा का मामला नहीं था, यह स्पष्ट रूप से हत्या थी। अर्जुन सिंह चौहान ने चुपचाप लैपटॉप बंद कर दिया। धक, यह एक छोटी सी आवाज थी, लेकिन यह रंजीत सिंह राणा और उसके साम्राज्य के लिए एक विशाल मौत की सजा की हथौड़े की आवाज थी। उसकी आंखों से गर्म आंसू बह निकले। यह दुख के आंसू नहीं थे, यह रक्षा न कर पाने की ग्लानि और अपनी लाचारी पर गुस्से के आंसू थे। पिता के आंसू सूखे और उसकी जगह पर भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के ठंडे और भयानक गुस्से ने ले ली। वह अभी तुरंत अपनी पहचान बताकर इस डिवीजन को तहस नहस कर देना चाहता था, लेकिन उसने सब्र किया। सिर्फ यह वीडियो सबूत काफी नहीं था। रंजीत सिंह राणा जैसा बड़ा विलेन आदमी निश्चित रूप से इसे एक बनावटी वीडियो कहकर खारिज कर देगा और उसके पीछे की बड़ी ताकतें किसी भी तरह उसे बचाने की कोशिश करेंगी। ऐसा होने पर सबूत देने वाले सिपाही रोहन और उसकी अपनी बेटी प्रिया की जान ही खतरे में पड़ जाएगी। उसने एक और भी हाथ जाल बिछाने का फैसला किया जिससे कोई भी बच न सके। एक ऐसा जाल जिसमें रंजीत सिंह राणा खुद अपने सारे पाप दुनिया के सामने कबूले और अपने पैरों पर चलकर नरक के द्वार में प्रवेश करे। उसने अपने पुराने मोबाइल फोन के बजाय बैग के अंदर से एक और सैटेलाइट फोन निकाला। यह फोन केवल वह और उसके कुछ सबसे भरोसेमंद मुख्य स्टाफ ही जानते थे। एक पूरी तरह से सुरक्षित डायरेक्ट लाइन। उसने एक स्पीड डायल नंबर दबाया। कुछ घंटियों के बाद दूसरी तरफ से एक अनुशासित आवाज आई। जय हिंद, डायरेक्टर जनरल, मिलिट्री इंटेलिजेंस। अर्जुन सिंह चौहान की आवाज पहले से बिल्कुल अलग थी। एक कमांडर की आवाज जो स्टील की तरह ठंडी थी, जिसमें 1% भी भावना नहीं थी। मैं हूं अभी से 15वीं डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा, और उससे जुड़े हर व्यक्ति की हर चीज पर नजर रखो। संचार, पैसे का लेन देन, यहां तक कि उसने कल रात किसके साथ शराब पी थी, सब कुछ खो दो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यह एक अनौपचारिक शैडो ऑपरेशन है। समझ गया सर।
फोन काटने के बाद अर्जुन सिंह चौहान ने फिर से ट्रक स्टार्ट किया। वह दिल्ली नहीं जा रहा था। वह अपनी पहचान छिपाकर इस सब पर नजर रखेगा जब तक रंजीत सिंह राणा नामक पागल कुत्ता उसकी बेटी की ओर अपना आखिरी दांत नहीं दिखाता। और जब वह पल आएगा तो वह एक पिता के नाम पर गुस्सा नहीं करेगा। वह भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्जुन सिंह चौहान के नाम पर आकाश से वज्र बुलाकर उन्हें सजा देगा। सबसे अंधेरी रात अभी शुरू हो रही थी, लेकिन उस अंधेरे के अंत में न्याय की एक शानदार सुबह इंतजार कर रही थी जिसे कोई नहीं रोक सकता था। बदले के देवता ने पासा फेंक दिया था। मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा बेचैन था। कुछ दिनों से एक अशुभ पूर्वाभास उसे घेरे हुए था कि कुछ अजीब चल रहा है। उसे डिवीजन के अंदर कुछ अजनबी निगाहें महसूस हो रही थीं जो उस पर नजर रख रही थीं, और बाहर के उसके संपर्कों से भी संपर्क पहले की तरह सहज नहीं था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह धीरे धीरे एक अदृश्य विशाल जाल में फंस रहा है। उसकी बेचैनी का स्रोत सिपाही प्रिया शर्मा थी। उसके पिता के आने के बाद से उसने पहले की तरह खुलकर विरोध तो नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखें और भी कठोर और तेज हो गई थीं। वे आंखें जैसे कि वह सब कुछ जानती हों, उसके सबसे गहरे अपराध बोध को भेद रही थीं, और आखिरकार उसकी बेचैनी हकीकत बन गई। उसके द्वारा लगाए गए एक मुखबिर के माध्यम से यह खबर आई कि समीर की यूएसबी शायद बाहर लीक हो गई है, और उस यूएसबी को आखिरी बार रखने वाला सबसे संभावित व्यक्ति समीर का साथी और हाल ही में प्रिया के साथ अक्सर संपर्क में रहने वाला सिपाही रोहन था। रंजीत सिंह राणा के दिमाग में सारी कड़ियां जुड़ गईं। प्रिया, उस लड़की ने अपने पिता के माध्यम से या किसी और रास्ते से डिवीजन के रहस्यों को बाहर लीक कर दिया था। उसे ऐसा ही यकीन था। उसने फैसला किया कि वह इस खतरनाक चिंगारी को और नहीं छोड़ सकता। उसने इस मौके पर प्रिया को पूरी तरह से कुचलने और उसे एक ऐसी डूकुमैस मिसाल बनाने का फैसला किया कि कोई भी दूसरा सैनिक कभी भी उसके खिलाफ जाने की हिम्मत न कर सके। उसने एक आरोप गढ़ा, वरिष्ठ अधिकारी की अवज्ञा और अपमान, डिवीजन के अंदर के रहस्यों को लीक करने का प्रयास, और दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर डिवीजन में अशांति फैलाने का आरोप। यह एक बेतुका आरोप था, लेकिन इस साम्राज्य में उसका शब्द ही कानून था। अगली सुबह एक आपातकालीन सायरन जोर से बजा और गरुड़ डिवीजन के सभी सैनिक परेड ग्राउंड पर तुरंत इकट्ठा हो गए। सैनिक यह जाने बिना कि क्या हुआ है, बेचैन चेहरों से एक दूसरे को देख रहे थे। परेड ग्राउंड के बीच में बने एक मंच पर मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और उसकी आंखों में हत्या का इरादा चमक रहा था। सब ध्यान दें। उसकी आवाज लाउड स्पीकर के माध्यम से जमे हुए परेड ग्राउंड पर गूंजी। आज मैं यहां हमारे गरुड़ डिवीजन के सम्मान को कलंकित करने वाले एक देशद्रोही को सजा देने के लिए खड़ा हूं। देशद्रोही शब्द पर परेड ग्राउंड में फुसफुसाहट होने लगी। सैन्य पुलिस, अपराधी सिपाही प्रिया शर्मा को लेकर आओ। रंजीत सिंह राणा का आदेश गिरते ही दो हट्टे कट्टे सैन्य पुलिसकर्मी प्रिया को, जिसकी दोनों बाहें बंधी हुई थीं, घसीटते हुए मंच पर लाए और उसे बेरहमी से धकेल दिया। उसने विरोध करते हुए मार खाई थी। उसके होंठ के कोने पर खून लगा था और उसकी वर्दी जगह जगह से फटी हुई थी, लेकिन उसने घुटने नहीं टेके। वह तनकर खड़ी थी और बिना किसी डर के रंजीत सिंह राणा को घूर रही थी। अपराधी प्रिया शर्मा, सुनो। रंजीत सिंह राणा ने पहले से तैयार किया हुआ फैसला पढ़ना शुरू किया। तुमने एक नई सैनिक के रूप में अपने कर्तव्यों को भुला दिया, बार बार वरिष्ठ अधिकारी के आदेशों की अवज्ञा की और अपुष्ट अफवाहें फैलाकर डिवीजन में संघर्ष को बढ़ावा दिया। इसके अलावा बाहरी ताकतों के साथ मिलकर सैन्य रहस्यों को लीक करने का प्रयास करके तुमने एक अक्षम्य देशद्रोही कृत्य किया है। झूठ, प्रिया चिल्लाई। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ सच कहा। चुप रह। रंजीत सिंह राणा ने उसके गाल पर एक थप्पड़ मारा। चट्टाक, तेरे गंदे मुंह से निकलने वाले शब्दों पर अब कोई विश्वास नहीं करेगा। आज मैं डिवीजन कमांडर के रूप में इसी जगह पर तुझे सिखाऊंगा कि सैन्य कानून कितना भयानक होता है। उसने अपनी कमर से एक काली लंबी चीज निकाली। उसे देखते ही परेड ग्राउंड के सभी सैनिकों की सांसें रुक गईं। इलेक्ट्रिक शॉक बैटन, दंगों को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक घातक हथियार जिसमें उच्च वोल्टेज करंट होता है। यही अनुशासन है। रंजीत सिंह राणा ने दहाड़ते हुए शॉक बैटन का स्विच ऑन किया। जर्रर जर्रर, बैटन के सिरे से नीली चिंगारियां
एक भयानक आवाज के साथ फूट रही थीं। यही अवज्ञा की कीमत है। सैन्य पुलिसकर्मियों ने प्रिया की दोनों बाहें पकड़ लीं ताकि वह हिल न सके। और इस गरुड़ डिवीजन में मेरा शब्द ही कानून है। रंजीत सिंह राणा ने उस शॉक बैटन को सीधे प्रिया के कंधे पर लगा दिया। आह! प्रिया के मुंह से एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख निकली जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। उसका पूरा शरीर एक कमान की तरह मुड़ गया और वह जमीन पर बुरी तरह से तड़पने लगी। जलते हुए मांस की एक घिनौनी गंध पूरे परेड ग्राउंड में फैल गई। सैनिक उस भयानक दृश्य को देख नहीं सके और उन्होंने अपना सिर झुका लिया या अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन किसी ने भी आगे आने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने देख लिया था कि विरोध का अंत कितना दयनीय होता है। रंजीत सिंह राणा उनके डर का आनंद लेते हुए एक संतोषजनक मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लगता है अभी काफी नहीं हुआ। वह तड़पती हुई प्रिया के पास गया। इस बार उसने शॉक बैटन को फिर से उसकी पसलियों पर लगा दिया। उहू! आह! प्रिया अब चीख भी नहीं पा रही थी और कराह की आवाज के साथ मुंह से झाग निकालते हुए गिर पड़ी। इस पूरे दृश्य को कंटीली बाड़ के बाहर एक पुराने ट्रक के अंदर एक आदमी देख रहा था। अर्जुन सिंह चौहान। वह अपनी बेटी की गिरफ्तारी की खबर सुनकर एक ही सांस में दौड़कर आया था और अब वह अपनी आंखों के सामने अपनी इकलौती संतान, अपनी जान से भी प्यारी बेटी को एक जानवर की तरह प्रताड़ित होते हुए लाचारी से देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह न तो रोया न ही गुस्सा हुआ। उसका चेहरा ऐसा था जैसे सारी भावनाएं भाप बन गई हों। एक ठंडा पत्थर का मुखौटा, लेकिन उसके हाथ ट्रक के स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि मजबूत स्टीयरिंग व्हील कड़ कड़ की आवाज के साथ टूट रहा था। उसकी हाथ की नसें एक सांप की तरह फड़क रही थीं। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, या यूं कहें, अब और बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं थी। रंजीत सिंह राणा ने खुद अपनी कब्र खोदी थी। उसने सोए हुए देवता के क्रोध को जगा दिया था। अर्जुन सिंह चौहान ने चुपचाप अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल फोन निकाला और फिर स्पीड डायल नंबर 1 को देर तक दबाए रखा। फोन के दूसरी तरफ से एक तनावपूर्ण आवाज आई। सर, आखिरकार मैं हूं। अर्जुन सिंह चौहान की आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत और स्थिर थी, लेकिन उस शांति में पूरी दुनिया को उलट देने वाले एक विशाल तूफान का गुस्सा छिपा था। वह अपनी बेटी को पीड़ा में देखते हुए ठंडी आंखों से नरक का फैसला सुनाया। अभी तुरंत वज्र शुरू करो। फोन के दूसरी तरफ एक घुटन भरी खामोशी छा गई। वज्र। वह अच्छी तरह से जानता था कि इसका क्या मतलब है। अर्जुन सिंह चौहान का आदेश जारी रहा। उसका हर शब्द अब गरुड़ डिवीजन के आकाश पर गिरने वाले एक बेरहम लोहे के हथौड़े जैसा था। लक्ष्य 15वीं गरुड़ डिवीजन। अभी से पूरे डिवीजन को पूरी तरह से घेर कर सील कर दो। पैरा स्पेशल फोर्सेज की सभी बटालियनें और कैपिटल डिफेंस कमांड की मिलिट्री पुलिस की पूरी यूनिट तैनात करो। उसने एक पल के लिए बोलना बंद किया और फिर आखिरी एक वाक्य जोड़ा। वह एक वाक्य रंजीत सिंह राणा के लिए सबसे क्रूर और अपमानजनक मौत की सजा थी। मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा, जब तक वह अपने गंदे जूतों में नहीं बल्कि नंगे पांव जमीन पर रेंगता हुआ बाहर नहीं आता, तब तक एक चींटी को भी डिवीजन से बाहर मत निकलने देना। फोन कट गया। परेड ग्राउंड पर अभी भी रंजीत सिंह राणा की पागलपन भरी चीखें गूंज रही थीं। उठ देशद्रोही, अभी सजा खत्म नहीं हुई है। लेकिन वह नहीं जानता था कि असली सजा अभी शुरू हुई थी, कि उसके सिर के ऊपर आकाश में मौत का एक विशाल साया खामोशी से छा रहा था। जब सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा व्यक्ति सबसे निचले स्थान पर अपना सब कुछ खो देता है, तो उसका गुस्सा किसी भी प्राकृतिक आपदा से ज्यादा भयानक और विनाशकारी होता है। भारतीय सेना का असली कानून क्या है, यह अब सबको पता चलने वाला था। पुराने ट्रक के अंदर की हवा एक गर्म लोहे की तरह भारी थी। अर्जुन सिंह चौहान स्टीयरिंग व्हील पर झुका हुआ एक छोटे से मोबाइल फोन की स्क्रीन को घूर रहा था। स्क्रीन पर उसकी बेटी जिस नरक से गुजर रही थी, उसका लाइव प्रसारण हो रहा था। जब वह अपनी बेटी से मिलने गया था, तो उसने चुपके से उसे एक छोटा सा ब्रोच दिया था। वह सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं था, वह मुख्यालय की अत्याधुनिक तकनीक से बना एक छोटा सा स्पाई कैमरा और सुनने का उपकरण था। उसने सबसे खराब स्थिति के लिए वीडियो शुरू होते ही अर्जुन सिंह चौहान का पूरा शरीर जम गया। स्क्रीन पर दिख रही जगह एक जानी पहचानी डिवीजन की पुरानी गोदाम थी। वीडियो कहीं गुप्त रूप से छिपाए गए कैमरे से शूट किया गया लग रहा था।
एंगल अस्थिर था और बुरी तरह से हिल रहा था। स्क्रीन के बीच में एक सैनिक घुटनों पर बैठा था और उसके चारों ओर कई अधिकारी उसे घेर कर पीट रहे थे। धड़ 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 जूतों की सैनिक की पसलियों और पीठ पर बेरहमी से पड़ने की आवाज लैपटॉप के छोटे स्पीकर से स्पष्ट रूप से आ रही थी। ओह ओह! उस चीख को सुनते ही अर्जुन सिंह चौहान की दुनिया ढह गई। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका चेहरा एक लाश की तरह पीला पड़ गया था, जिसमें खून की एक बूंद भी नहीं थी, और उसके भींचे हुए होंठों के बीच से दांत पीसने की आवाज आ रही थी। उसका पूरा शरीर एक बेकाबू गुस्से से एक पेड़ की तरह कांप रहा था। जिस देश की रक्षा के लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, जनता की जान और माल की रक्षा के लिए उसने खुशी खुशी अपनी जवानी और जान कुर्बान कर दी थी। लेकिन अब जिस देश की वह रक्षा कर रहा था, उसी के अंदर, सेना की चारदीवारी के अंदर, उसकी इकलौती संतान, उसकी मृत पत्नी की आखिरी निशानी एक पागल कुत्ते के हाथों एक जानवर की तरह चीरफाड़ की जा रही थी। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था, या यूं कहें, अब और बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं थी। एक पिता के रूप में सारा दुख और दर्द अब भारतीय सेना के सर्वोच्च कमांडर के ठंडे और बेरहम गुस्से में बदल गया था। उसने चुपचाप अपना असली मोबाइल फोन निकाला, एक लाल रंग का सैटेलाइट फोन जो केवल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को दिया जाता था, और फिर स्पीड डायल नंबर 1 को देर तक दबाए रखा। फोन के दूसरी तरफ से तुरंत एक तनावपूर्ण आवाज आई। सर, अपनी बेटी की सुरक्षा की जांच करने का एक आखिरी साधन तैयार कर रखा था। जर्रर। स्क्रीन बुरी तरह से हिल गई। स्पीकर से रंजीत सिंह राणा की पागलपन भरी चीखें, इलेक्ट्रिक शॉक बैटन के फूटने की भयानक आवाज और अपनी बेटी की दर्द में निकली दिल दहला देने वाली चीखें आ रही थीं। आखिरकार आपने संपर्क किया। अभी जिसने उसका फोन उठाया था वह उसका सबसे करीबी और सेना मुख्यालय के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल ईशान शर्मा था। वह पिछले कुछ दिनों से अर्जुन सिंह चौहान के आदेश पर सब कुछ तैयार करके उसके आखिरी संकेत का इंतजार कर रहा था। मैं हूं। अर्जुन सिंह चौहान की आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत और स्थिर थी। उसमें किसी भी भावना का कोई बाशिन से उतार चढ़ाव महसूस नहीं हो रहा था। जैसे तूफान की आंख हो, सब कुछ को नष्ट कर देने वाली एक गुस्सैल देवता की आंखें थीं। उसने अपनी बेटी को पीड़ा में देखते हुए स्क्रीन पर ठंडी नजरों से नरक का फैसला सुनाया। अभी तुरंत प्रोटोकॉल वज्र शुरू करो। उस एक वाक्य पर फोन के दूसरी तरफ सेना मुख्यालय के नियंत्रण कक्ष की सारी हवा जम गई। वज्र। एक राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अधिकार से सभी कमांड श्रृंखलाओं को नजरअंदाज करते हुए भारतीय सेना की सभी उपलब्ध शक्तियों को जुटाने वाला सेना का सर्वोच्च ग्रेड आपातकालीन ऑपरेशन प्रोटोकॉल। पिछले दशकों में केवल युद्ध परिदृश्य के प्रशिक्षण में ही सामने आने वाला एक पौराणिक प्रोटोकॉल। लेफ्टिनेंट जनरल ईशान शर्मा ने सूखा हुआ थूक निगला। समझ गया सर। लक्ष्य कहाँ है? अर्जुन सिंह चौहान के मुंह से अगला आदेश निकला। उसका हर शब्द अब गरुड़ डिवीजन के आकाश पर गिरने वाले एक बेरहम लोहे के हथौड़े जैसा था। लक्ष्य 15वीं गरुड़ डिवीजन। अभी से पूरे डिवीजन को पूरी तरह से घेर कर सील कर दो। पैरा स्पेशल फोर्सेज की सभी बटालियनें और कैपिटल डिफेंस कमांड की मिलिट्री पुलिस की पूरी यूनिट तैनात करो। उसका आदेश कल्पना से परे था। एक डिवीजन को काबू करने के लिए एक कोर स्तर के आकार की सबसे एलीट टुकड़ियों को जुटाने का आदेश। यह एक विद्रोही सेना को दबाने के स्तर से भी आगे, एक विनाश के करीब का आदेश था। सर, इतना सब। लेफ्टिनेंट जनरल ईशान शर्मा अपनी बात पूरी नहीं कर सका। अर्जुन सिंह चौहान ने उसकी बात काट दी। उसने एक पल के लिए बोलना बंद किया और फिर आखिरी एक वाक्य जोड़ा। वह एक वाक्य रंजीत सिंह राणा के लिए सबसे क्रूर और अपमानजनक मौत की सजा थी। मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा। उसकी आवाज में नरक की ठंडक थी। जब तक वह अपने गंदे जूतों में नहीं बल्कि नंगे पांव जमीन पर रेंगता हुआ बाहर नहीं आता, तब तक एक चींटी को भी डिवीजन से बाहर मत निकलने देना। आदेश का पालन होगा सर। लेफ्टिनेंट जनरल ईशान शर्मा ने एक दृढ़ आवाज में जवाब दिया। फोन कट गया। सेना मुख्यालय का नियंत्रण कक्ष तुरंत युद्ध की स्थिति में आ गया। दर्जनों ऑपरेशन अधिकारी एक साथ हरकत में आ गए। पैरा स्पेशल फोर्सेज के कमांडर से संपर्क करो। तुरंत ब्लैक पैंथर की सभी टुकड़ियों को तैयार होने का आदेश दो। कैपिटल डिफेंस कमांड के मिलिट्री पुलिस प्रमुख को बताओ,
15वीं डिवीजन की ओर जाने वाली सभी सड़कों को ब्लॉक कर दो। वायु सेना से समर्थन का अनुरोध करो। 2737 PSI। तुरंत 15वीं डिवीजन के ऊपर के सभी संचार को सुनो और जैम करो। भारतीय सेना की सबसे शक्तिशाली और सबसे गुप्त इकाइयां एक ही व्यक्ति के आदेश पर एक साथ नींद से जागने लगीं। राजधानी के बाहरी इलाके में स्थित एक स्पेशल फोर्सेज बेस पर पूरी तरह से सशस्त्र काले रंग की वर्दी पहने पैरा कमांडो ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों में चढ़ने लगे। दिल्ली के एक मिलिट्री पुलिस बेस से भारी पहियों वाले बख्तरबंद वाहन गरजते हुए निकलने लगे। एक विशाल तूफान अब अपनी आंखें खोल रहा था कि उसने जिसे छुआ था वह एक साधारण सैनिक का पिता नहीं, बल्कि इस देश की सेना के सर्वोच्च शिखर पर बैठा देवता था। यह बात रंजीत सिंह राणा अभी तक नहीं जानता था। वह अभी भी परेड ग्राउंड के बीच में अपने छोटे से साम्राज्य के नशे में चूर एक पागल तानाशाह का खेल खेल रहा था। उठ देशद्रोही, अभी सजा खत्म नहीं हुई है। उसकी चीख परेड ग्राउंड पर खोखली गूंज रही थी, लेकिन वह नहीं जानता था कि असली सजा अभी शुरू हुई थी, कि उसके सिर के ऊपर आकाश में मौत का एक विशाल साया खामोशी से और अटल रूप से छा रहा था। जब सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा व्यक्ति सबसे निचले स्थान पर अपना सब कुछ खो देता है, तो उसका गुस्सा किसी भी प्राकृतिक आपदा से ज्यादा भयानक और विनाशकारी होता है। भारतीय सेना का असली कानून क्या है, यह अब सबको पता चलने वाला था। गरुड़ डिवीजन का आसमान अजीब तरह से शांत था। रंजीत सिंह राणा बेहोश पड़ी प्रिया को अपने पैर से ठुकराते हुए जीत के नशे में चूर था। उसने अपनी निरपेक्ष शक्ति के सामने हिम्मत करने वाली युवा शेरनी को पूरी तरह से टूटा हुआ देखकर एक संतोषजनक मुस्कान दी। इसे ले जाओ, कालकोठरी में बंद कर दो, खाना भी मत देना जब तक यह कुतिया मेरे पैरों पर रेंग कर माफी नहीं मांगती। ठीक उसी पल जब वह अपना आखिरी आदेश दे रहा था, धु 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 धु, बहुत दूर से जैसे जमीन कांप रही हो एक धीमी और अशुभ आवाज आने लगी। पहले तो यह हल्की थी, लेकिन वह आवाज एक पल में बेकाबू होकर बढ़ गई। यह एक गड़गड़ाहट जैसी थी और एक विशाल भूकंप का संकेत जैसी थी। क्या है यह? क्या शोर है? रंजीत सिंह राणा ने मुंह बिगाड़ते हुए आसमान की ओर देखा। परेड ग्राउंड पर मौजूद सभी सैनिक भी बेचैन नजरों से चारों ओर देखने लगे। आखिरकार वे दिखाई दिए। डिवीजन को घेरे हुए पहाड़ों के पार से काले धब्बे जैसे एक विशाल टिड्डी दल हो आसमान को ढकते हुए प्रकट होने लगे। 1, 2, 10, 20, 30, उनकी संख्या गिनना असंभव था। काले धब्बे एक पल में विशाल स्टील के पक्षियों में बदल गए। UH-60 ब्लैक हॉक, CH-47 चिनूक, भारतीय सेना की उड्डयन ऑपरेशन कमान के सभी उपलब्ध हेलीकॉप्टर जैसे दुनिया का अंत हो गरुड़ डिवीजन के आकाश पर मंडराने लगे। यह क्या है? कोई अभ्यास है क्या? कोई रिपोर्ट क्यों नहीं थी? रंजीत सिंह राणा ने घबराकर अपने ऑपरेशन स्टाफ ऑफिसर पर चिल्लाया, तुरंत उस्ट कमान से संपर्क करो, पता करो यह क्या हो रहा है। लेकिन ऑपरेशन स्टाफ ऑफिसर का चेहरा पहले ही पीला पड़ चुका था। सर, संचार, सभी संचार बंद हो गए हैं, बाहर से संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। कड़ाक। उसी पल डिवीजन के मुख्य द्वार, पिछले द्वार और सभी बाहरी चौकियों पर एक साथ एक विशाल विस्फोट हुआ। भारी लोहे के गेट कागज की तरह फट गए और के 808 पहियों वाले बख्तरबंद वाहनों के नेतृत्व में सैन्य पुलिस की टुकड़ी धूल का एक बादल उड़ाते हुए डिवीजन के अंदर घुस आई। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के डिवीजन की सभी मुख्य सुविधाओं और सड़कों पर एक पल में कब्जा कर लिया और विरोध करने वाली सभी ताकतों को बलपूर्वक दबाना शुरू कर दिया। आसमान में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों से उतरे काले रंग की वर्दी पहने पैरा कमांडो ने डिवीजन के नियंत्रण कक्ष और हथियार डिपो पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। गरुड़ डिवीजन कुछ ही मिनटों में बाहर से पूरी तरह से अलग थलग एक विशाल स्टील की जेल में बदल गया। रंजीत सिंह राणा अपनी आंखों के सामने हो रहे दृश्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और स्तब्ध खड़ा था। विद्रोह, तख्ता पलट या युद्ध, उसका दिमाग भ्रम से भर गया था। उसने अपना पूरा जीवन सेना में बिताया था, लेकिन उसने ऐसी एकरासंते और एक तरफा सैन्य शक्ति कभी नहीं देखी थी। यह ऐसा था जैसे देवताओं की सेना उतर आई हो। आखिर कौन पागल है यह? जब वह डर से बुदबुदा रहा था तो उसकी आंखों में एक अविश्वसनीय दृश्य आया। टूटे हुए मुख्य द्वार से सभी बख्तरबंद वाहनों और सशस्त्र सैनिकों के पीछे एक बहुत पुराना और जंग लगा 1 टन का मालवाहक ट्रक
बहुत धीरे धीरे, जैसे कोई विजयी सम्राट हो, परेड ग्राउंड की ओर आ रहा था। खड़ खड़ खड़। उस दिन ट्रक के इंजन की आवाज में एक अजीब सा दबदबा था जो आस पास के सभी शोर को निगल रहा था। सभी पैरा कमांडो और सैन्य पुलिसकर्मी उस पुराने ट्रक के रास्ते में एक साथ सावधान की मुद्रा में खड़े होकर पूरी तरह से सम्मान के साथ सलामी दे रहे थे। ट्रक परेड ग्राउंड के बीचों बीच रंजीत सिंह राणा के ठीक सामने रुक गया। चर्रर। ड्राइवर की सीट का दरवाजा खुला और एक आदमी उतरा। कुछ दिन पहले गेट पर जिससे उसने हर तरह का तिरस्कार और अपमान किया था, वही फटे पुराने काम के कपड़ों वाला गरीब और बूढ़ा पिता अर्जुन सिंह चौहान। रंजीत सिंह राणा ने एक पल के लिए अपनी आंखों पर विश्वास नहीं किया। यह बूढ़ा यहां कैसे? लेकिन अगले ही पल वह सांस नहीं ले सका। अर्जुन सिंह चौहान अब फटे पुराने काम के कपड़ों में नहीं था। उसके कंधे पर रात के आकाश की आकाशगंगा की तरह 4 हीरे के सितारे शानदार ढंग से चमक रहे थे। भारतीय सेना की 60 लाख की सेना का शिखर केवल एक व्यक्ति को दी गई निरपेक्ष शक्ति का प्रतीक, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल का प्रतीक चिन्ह, वह पुराने ट्रक के दरवाजे पर टिका हुआ बिना कुछ कहे रंजीत सिंह राणा को घूर रहा था। उसकी आंखें अब अपनी बेटी की चिंता करने वाले एक पिता की आंखें नहीं थीं। यह अपने क्षेत्र का अतिक्रमण करने वाले और अपने शावक को छूने वाले एक मूर्ख जानवर को सजा देने आए सेनाओं के राजा एक देवता की आंखें थीं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर। रंजीत सिंह राणा के मुंह से हवा में कटती हुई एक अविश्वसनीय आवाज निकली। उसके दोनों पैर एक पेड़ की तरह कांपने लगे। अर्जुन सिंह चौहान ने उसे जवाब नहीं दिया। वह अपनी बेटी प्रिया शर्मा, जो गिरी हुई थी, की ओर धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चलने लगा। उसके हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे आकाश और पृथ्वी सब उसके लिए रास्ता बना रहे हों। भारत का सबसे शक्तिशाली आदमी, लेकिन अभी उसके कदम सिर्फ अपनी घायल बेटी की ओर बढ़ रहे एक साधारण पिता के कदम थे। वह अपनी बेटी के सामने पहुंचा। उसने अपने कंधे पर पड़े 4 सितारों वाले जनरल के फील्ड जैकेट को उतारा और फिर बेहोश पड़ी अपनी बेटी के शरीर पर चुपचाप और बहुत ही धीरे से उसे ढक दिया। पिता की गर्मी ठंडे पड़ते बेटी के शरीर को लपेट रही थी और वह खड़ा हो गया। वह मुड़ा। उसकी आंखें आखिरकार जमीन पर बैठे कांपते हुए रंजीत सिंह राणा की ओर गईं। उस पल रंजीत सिंह राणा को सहज रूप से पता चल गया कि उसका नरक अभी शुरू हुआ था, कि किसी भी मौत से ज्यादा भयानक और अपमानजनक सजा उसका इंतजार कर रही थी। परेड ग्राउंड का समय पूरी तरह से रुक गया था। आसमान में दर्जनों हेलीकॉप्टरों से निकलती गूंज दुनिया को ढक रही थी, लेकिन जमीन पर कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। सैकड़ों हजारों सैनिक सांस लेना भी भूल गए थे और अपनी आंखों के सामने हो रहे अवास्तविक दृश्य को शून्य में घूर रहे थे। एक पुराना जंग लगा ट्रक और उसके सामने भारतीय सेना की जीती जागती किंवदंती चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अर्जुन सिंह चौहान खड़ा था। रंजीत सिंह राणा जमीन पर बैठा हुआ सिर भी नहीं उठा पा रहा था। उसकी नजरों में केवल धूल भरे लड़ाकू जूते और उसके ऊपर सीधे खड़े जनरल की वर्दी की पैंट का किनारा ही दिख रहा था। वह उसके पार देवता के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। उसका दिमाग इस पूरी स्थिति को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। कुछ दिन पहले जिसे उसने कबाड़खाने का कबाड़ समझकर अपमानित किया था, वह 60 लाख की सेना के शिखर पर बैठा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सर। उसके मुंह से एक मच्छर की आवाज जितनी लगभग न सुनाई देने वाली आवाज निकली। उसका पूरा शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। अर्जुन सिंह चौहान ने बेहोश पड़ी अपनी बेटी के शरीर पर अपनी फील्ड जैकेट ढकने के बाद धीरे धीरे मुड़ा। उसके चेहरे पर अपनी बेटी को देखते समय की वह स्नेह भरी उदासी कहीं नहीं थी। अब उसके चेहरे पर केवल नरक की सारी ठंडक समेटे हुए एक ठंडा और भयानक गुस्सा था। वह रंजीत सिंह राणा की ओर चला। टक टक। उसके जूतों की आवाज खामोशी में डूबे परेड ग्राउंड पर जैसे फांसी की सजा सुनाने वाली घड़ी की सुई की आवाज हो, नियमित रूप से और बेरहमी से गूंज रही थी। वह अपने पैरों पर गिरे कांपते हुए रंजीत सिंह राणा के ठीक सामने रुक गया। उसने बिना कुछ कहे काफी देर तक उसे नीचे देखा। वह खामोशी किसी भी चीख या डांट से ज्यादा भारी और भयानक थी। रंजीत सिंह राणा को ऐसा लगा जैसे कोई विशाल पहाड़ उसे कुचल रहा हो। वह ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। आखिरकार
अर्जुन सिंह चौहान का मुंह खुला। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से शांत और धीमी थी, लेकिन उस आवाज का हर एक शब्द एक तेज बर्फ का टुकड़ा बनकर रंजीत सिंह राणा के दिल को चीर रहा था। मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा। उसने रंजीत सिंह राणा का रैंक और नाम लिया। सिर उठाओ। रंजीत सिंह राणा जैसे एक टूटी हुई गर्दन वाली गुड़िया हो, बहुत धीरे धीरे सिर उठाया और आखिरकार उसने सामना किया अपने किए गए सभी पापों की सजा देने आए एक गुस्सैल देवता के चेहरे का। उसकी आंखें एक इंसान की आंखें नहीं थीं, सब कुछ भेदने वाली, सब कुछ याद रखने वाली और कभी माफ न करने वाली एक परम सत्ता की आंखें थीं। तूने कहा था ना, अर्जुन सिंह चौहान की आवाज जारी रही, इस गरुड़ डिवीजन में तेरा शब्द ही कानून है। उस बात पर रंजीत सिंह राणा का शरीर कांप गया। उसके द्वारा कहे गए अहंकारी शब्द अब उसकी अपनी गर्दन पर रखी तलवार बन गए थे। अच्छा, अर्जुन सिंह चौहान के होंठों पर बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान आई। तो अब मेरा कानून सुन। वह अब रंजीत सिंह राणा से बात नहीं कर रहा था। उसने अपने पीछे खड़े डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल ईशान शर्मा की ओर सिर हिलाया। लेफ्टिनेंट जनरल ईशान शर्मा ने तुरंत अपनी कमर से पिस्तौल निकालकर आसमान की ओर एक गोली चलाई। ठाएं! एक तेज गोली की आवाज ने परेड ग्राउंड के सभी शोर को शांत कर दिया। सभी सैनिकों की निगाहें एक बार फिर मंच पर नहीं, बल्कि जहां अर्जुन सिंह चौहान खड़ा था वहां केंद्रित हो गईं। अर्जुन सिंह चौहान ने एक सैन्य पुलिसकर्मी के हाथ से लाउड स्पीकर लिया और फिर अपनी असली आवाज में गरुड़ डिवीजन के सभी सैनिकों को अपना पहला आदेश दिया। तुम्हारे कमांडर मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा का क्या हुआ है, यह तुम सबसे बेहतर कौन जान सकता है। उसकी आवाज एक गड़गड़ाहट जैसी थी। मैं भारतीय सशस्त्र बलों का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अर्जुन सिंह चौहान हूं। उसकी घोषणा पर परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हुए सभी सैनिक आश्चर्य और सदमे में, अनजाने में ही सावधान की मुद्रा में आ गए। आज मैं यहां एक सैनिक के सम्मान को कलंकित करने वाले और अपने साथियों का अपमान करने वाले देशद्रोहियों को सजा देने और गरुड़ डिवीजन के टूटे हुए अनुशासन को फिर से स्थापित करने के लिए आया हूं। उसने जमीन पर गिरे रंजीत सिंह राणा को अपने पैर के पंजे से ठोकर मारी। 15वीं गरुड़ डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा को इसी समय से उसके सभी पदों से बर्खास्त किया जाता है। इसके अलावा उसे पद का दुरुपयोग, क्रूरता, हत्या की साजिश और विद्रोह के बराबर के अपमान के आरोप में अभी इसी जगह पर तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। उसकी सज्जा की घोषणा गिरते ही सशस्त्र सैन्य पुलिसकर्मी दौड़कर रंजीत सिंह राणा की दोनों बाहें बेरहमी से पकड़कर उठाने लगे। यह अवैध है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होने पर भी तुम इस तरह प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं कर सकते। रंजीत सिंह राणा आखिरी समय तक चिल्लाता रहा, लेकिन उसके कंधे पर लगे 2 सितारे, मेजर जनरल का प्रतीक चिन्ह, एक सैन्य पुलिसकर्मी के हाथ में बेबसी से टूटकर गिर गए। ठंडी हथकड़ियां उसकी कलाई पर लगा दी गईं। जो अपमान उसने अपनी बेटी के साथ किया था, जो सजा उसने किसी और को दी थी, वही अब वह खुद अपने सभी अधीनस्थों के सामने भुगत रहा था। प्रक्रिया? अर्जुन सिंह चौहान उस पर हंसा। जब तूने मेरी बेटी पर इलेक्ट्रिक शॉक बैटन लगाया था, तब तूने इस प्रक्रिया के बारे में सोचा था? जब तूने एक निर्दोष सैनिक पर देशद्रोही का झूठा आरोप लगाया था, तब वह प्रक्रिया कहां थी? उसकी आवाज गुस्से से और ऊंची होती गई। सैन्य कानून तुम जैसे लोगों के लिए, कमजोर अधीनस्थों को कुचलने और उनका शोषण करने के लिए नहीं है। यह देश के लिए बलिदान देने वाले हमारे सैनिकों के सम्मान और जीवन की रक्षा के लिए है। ठीक तुम जैसे कचरे से। वह घसीटे जा रहे रंजीत सिंह राणा के सामने खड़ा हो गया और फिर उसके कान में केवल उसी को सुनाई देने वाली नरक की फुसफुसाहट जैसी आखिरी एक बात कही। और एक और बात, मेरी बेटी के शरीर पर दिए गए हर घाव और जो अपमान तूने मुझे दिया है, उसका हिसाब कानून की सजा से अलग मैं एक पिता के नाम पर बहुत धीरे धीरे और बराबरी से चुकाऊंगा। उसकी आंखें वादा कर रही थीं कि रंजीत सिंह राणा का नरक अब असली शुरू होने वाला था। अर्जुन सिंह चौहान ने अब उसे और नहीं देखा। उसने चिकित्सा कर्मियों को अपनी बेटी को सबसे सुरक्षित और सबसे तेजी से सेना के बेस अस्पताल में ले जाने का निर्देश दिया और वह अभी खत्म नहीं हुई सजा के अगले चरण के लिए धीरे धीरे मुड़ा। उसके हाथ में
सिपाही रोहन द्वारा दी गई सारी सच्चाई वाली छोटी सी यूएसबी थी। अब इस घिनौने नाटक की हर बात को पूरी दुनिया के सामने लाने का समय था। रंजीत सिंह राणा को सैन्य पुलिसकर्मियों द्वारा घसीटे जाने के बाद परेड ग्राउंड पर एक भारी खामोशी के साथ एक अकथनीय उम्मीद का माहौल था। सैनिक अभी भी अपनी आंखों के सामने हो रही स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन एक बात उन्हें निश्चित रूप से पता थी कि गरुड़ डिवीजन का नरक जैसा युग आखिरकार खत्म हो रहा था। अर्जुन सिंह चौहान ने अपनी बेटी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर को तब तक देखा जब तक वह आसमान में पूरी तरह से गायब नहीं हो गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए आई एक पिता की उदासी और चिंता हेलीकॉप्टर के नजरों से ओझल होते ही फिर से एक स्टील जैसे ठंडे सेनापति की आंखों में बदल गई। उसने अपने बगल में खड़े लेफ्टिनेंट जनरल ईशान शर्मा की ओर हाथ में पकड़ी छोटी सी यूएसबी बढ़ाई। तैयार हो? जी सर, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ईशान शर्मा के संकेत पर इंतजार कर रही इंजीनियरिंग कोर की टुकड़ियां एक साथ हरकत में आ गईं। उन्होंने परेड ग्राउंड के बीच में, जहां पहले मंच था, एक विशाल मोबाइल एलईडी स्क्रीन लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में परेड ग्राउंड के सभी सैनिकों को दिखाई देने वाली एक विशाल आउटडोर सिनेमा जैसी स्क्रीन खड़ी हो गई। सैनिक फुसफुसा रहे थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस आपातकालीन स्थिति में अचानक एक विशाल स्क्रीन क्यों लगा रहा है, यह कोई नहीं समझ पा रहा था। रंजीत सिंह राणा के कुछ चमचे जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए थे और सैनिकों के बीच छिपे हुए थे, बेचैन नजरों से एक दूसरे को देख रहे थे। आखिरकार स्क्रीन लग गई और जर्रर की आवाज के साथ स्क्रीन चालू हो गई। अर्जुन सिंह चौहान ने एक बार फिर लाउडस्पीकर उठाया। उसकी आवाज पूरे परेड ग्राउंड में गूंज उठी। मैं जानता हूं, उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, कि आप में से बहुत से लोग पिछले कुछ सालों से अन्यायपूर्ण हिंसा और शोषण में कराह रहे हैं, और उस नरक में न्याय के लिए आवाज उठाना कितना मूर्खतापूर्ण था और चुप रहना कितना आसान विकल्प था, यह भी मैं जानता हूं। मैं आप लोगों को डांटने के लिए यहां नहीं खड़ा हूं। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरी उदासी और समझ थी। मैं आज यहां आप लोगों को अपनी आंखों से यह दिखाने के लिए खड़ा हूं कि आप लोग चुप क्यों रहने के लिए मजबूर थे, कि तुम्हारा कमांडर, जिस डिवीजन कमांडर के प्रति तुमने अपनी जान की बाजी लगाकर वफादारी की कसम खाई थी, वह कितना घिनौना और भ्रष्ट राक्षस था, और उस राक्षस ने कैसे तुम्हारी आंखों और कानों को बंद कर दिया और तुम्हें एक दूसरे पर अविश्वास करने के लिए मजबूर किया। उसने लेफ्टिनेंट जनरल ईशान शर्मा की ओर सिर हिलाया। चलाओ। यह शब्द गिरते ही विशाल स्क्रीन पर वीडियो चलने लगा। सिपाही समीर वर्मा ने अपनी जान जोखिम में डालकर जो पेंडोरा का बक्सा रिकॉर्ड किया था, वह आखिरकार दुनिया के सामने खुल रहा था। वीडियो की शुरुआत एक जानी पहचानी डिवीजन की पुरानी गोदाम से हुई। स्क्रीन पर मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा एक युवा सैनिक के गाल पर बिना किसी कारण के थप्पड़ मार रहा था। धड़ की आवाज स्पीकर से स्पष्ट रूप से गूंजते ही परेड ग्राउंड में जगह जगह से दबी हुई आहें निकलीं। यह वही परिचित हिंसा थी जिसे उन्होंने पिछले कुछ सालों में लगभग हर दिन देखा था या खुद सहा था। अगला वीडियो रंजीत सिंह राणा और उसके अधीनस्थ सैनिकों से वसूले गए सुरक्षा धन को गिनते हुए हंस रहे थे। अगले महीने से लक्ष्य दोगुना कर दो, जो पूरा नहीं कर पाएगा उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी। रंजीत सिंह राणा की अहंकारी आवाज गूंजते ही सैनिकों ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उनकी छोटी सी तनख्वाह उन लोगों की शराब की पार्टियों में चली जाती थी। इस सच्चाई पर उन्हें असहनीय विश्वासघात महसूस हुआ। वीडियो जारी रहा। नवीनतम सैन्य ट्रक के इंजन को कबाड़ होने वाले पुराने इंजन से बदलने का दृश्य, सैनिकों की सर्दियों की रक्षा करने वाली गर्म पोशाकों को काले बाजार में बेचने का दृश्य, यहां तक कि उनके अपने भोजन को चुराकर शानदार पार्टियां करने का दृश्य। उनके सभी अपराध एक एक करके स्पष्ट रूप से सभी सैनिकों की आंखों के सामने उजागर हो रहे थे। परेड ग्राउंड पर छाई खामोशी अब धीरे धीरे गुस्से की फुसफुसाहट में बदल रही थी। ऐसे हरामजादे, हम ऐसे लोगों के नीचे। गालियां और गुस्से की आवाजें यहां वहां से फूटने लगीं। और आखिरकार आखिरी वीडियो, सिपाही समीर वर्मा का डरे हुए चेहरे से अपनी आखिरी वसीयत रिकॉर्ड करता हुआ सेल्फी कैमरा वीडियो। मैं बहुत डरा हुआ हूं। मैंने मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा को घटिया बुलेट प्रूफ जैकेटों की आपूर्ति के बदले में पैसे लेते देते रिकॉर्ड कर लिया है। समीर की कांपती हुई आवाज गूंजते ही
परेड ग्राउंड एक बार फिर घुटन भरी खामोशी में डूब गया। इसके बाद रंजीत सिंह राणा का समीर का कॉलर पकड़कर धमकी देने का दृश्य आया। कल की ट्रेनिंग का इंतजार करना, देखते हैं जो नई बुलेट प्रूफ जैकेट तू पहनेगा वह गोली रोक पाती है या नहीं, शर्त लगाते हैं। यह स्पष्ट रूप से हत्या की धमकी थी। समीर की मौत कभी भी एक दुर्घटना नहीं थी, यह सभी सैनिकों ने अपनी आंखों से खुद देख लिया था। वीडियो खत्म होने के बाद स्क्रीन काली हो गई, लेकिन परेड ग्राउंड की आग अब बस भड़कनी शुरू हुई थी। हजारों सैनिकों की आंखों में गुस्से की चिंगारियां जल रही थीं। उन्हें धोखा दिया गया था, उनके अपने साथी को उन घिनौने राक्षसों के हाथों मार दिया गया था। यह सच्चाई वे नहीं जानते थे। अर्जुन सिंह चौहान ने फिर से लाउडस्पीकर उठाया। उसकी आवाज अब उनके गुस्से में घी डालने वाली एक चिंगारी जैसी थी। सबने देखा, यह है उस व्यक्ति का असली चेहरा जिसके प्रति तुमने वफादारी निभाई थी। यही कारण है कि तुम्हें चुप रहना पड़ा। तुम कायर नहीं थे, तुम वर्दी में शैतानों के बंधक थे। उसने उन रंजीत सिंह राणा के मुख्य सहयोगियों की ओर उंगली उठाई जो अभी भी परेड ग्राउंड के कोने में घुटने टेक कर बैठे थे। वहां हैं वे झोंके जिन्होंने तुम्हारा खून चूसा है, वे हैं तुम्हारे साथी के हत्यारे। सैन्य पुलिस, इन देशद्रोहियों को तुरंत गिरफ्तार करो। उसका आदेश गिरते ही सैन्य पुलिसकर्मी दौड़कर उन भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार करने लगे। खट खट ठंडी हथकड़ियों के लगने की आवाज परेड ग्राउंड में जगह जगह से गूंजने लगी। लेकिन अर्जुन सिंह चौहान का न्याय वहीं खत्म नहीं हुआ। वह जानता था कि इस प्रोसिंडाजारी विशाल गुस्से की लहर को यहीं खत्म नहीं करना चाहिए। इस गुस्से को भ्रष्ट सेना को जड़ से सुधारने वाली एक विशाल ऊर्जा में बदलना होगा, और इसकी शुरुआत यहीं सैनिकों के अपने हाथों से न्याय को स्थापित करने से होगी। उसका असली न्याय अब बस शुरू होने वाला था। वह परेड ग्राउंड के सभी सैनिकों से अपना आखिरी सवाल पूछने की तैयारी कर रहा था। वह सवाल इस टूटे हुए गरुड़ डिवीजन को फिर से खड़ा करने वाला सबसे आलीस पहला से महत्वपूर्ण और सबसे महान सवाल होगा। वीडियो दिखाने के बाद गरुड़ डिवीजन का परेड ग्राउंड एक विशाल गुस्से की भट्टी बन गया था। सैनिकों की आंखों में विश्वासघात, दुख और दबे हुए क्रोध का मिश्रण जल रहा था। वे इस बात पर कांप रहे थे कि उन्होंने एक राक्षस के प्रति वफादारी निभाई थी। सैन्य पुलिसकर्मियों द्वारा दोनों बाहें पकड़े हुए परेड ग्राउंड के एक कोने में घुटने टेक कर बैठा रंजीत सिंह राणा इस पूरे दृश्य को देखकर एक पागल की तरह हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ? वह पूरी तरह से अपना विवेक खो चुका था और चिल्ला रहा था, हाँ मैंने किया, मैंने सब किया, लेकिन सबूत है क्या? सिर्फ कुछ पुराने खट्टारा वीडियो से तुम मुझे सजा दे सकते हो? उसने अर्जुन सिंह चौहान की ओर जहरीली नजरों से चिल्लाया। अर्जुन सिंह चौहान, तुम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो तो क्या हुआ? अपनी एक बेटी के लिए तुम मुझे छूने की हिम्मत कर रहे हो? ठीक है, करके देखो। अर्जुन सिंह चौहान का पुराना ट्रक अंधेरे में डूबी सड़क पर दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। खड़खड़ाता हुआ ढांचा, लगातार शोर करता हुआ पुराना इंजन, लेकिन उसके कानों में कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। उसका पूरा ध्यान अपनी खुरदरी हथेली में पकड़ी हुई ठंडी छोटी सी यूएसबी मेमोरी पर था। सिपाही रोहन ने अपनी जान जोखिम में डालकर उसे जो सच्चाई का टुकड़ा दिया था, एक मरे हुए साथी की आखिरी निशानी। वह तुरंत गाड़ी रोककर उसके अंदर देखना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे डर भी लग रहा था। उसके अंदर ठीक उसी पल जब उसकी पागलपन भरी चीख परेड ग्राउंड में गूंज रही थी, धु 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 की आवाज आने लगी। पहले के हमलावर हेलीकॉप्टरों से अलग एक और भारी और स्थिर हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड के ऊपर आ रहा था। हेलीकॉप्टर के फ्यूजलाज पर रक्षा मंत्रालय विशेष संयुक्त जांच दल के शब्द स्पष्ट रूप से लिखे हुए थे। हेलीकॉप्टर परेड ग्राउंड के बीच में अर्जुन सिंह चौहान के ठीक सामने उतरा। विंग दरवाजा खुला और अंदर से उतरे लोग सशस्त्र सैनिक नहीं थे। वे तेज नजरों वाले, साफ सुथरे सूट पहने हुए सैन्य अभियोजक और वित्तीय जांच के विशेषज्ञ थे। उनके हाथों में गोपनीय मुहर लगे हुए भारी दस्तावेजों के बक्से थे। जांच दल का नेतृत्व कर रहे सैन्य अभियोजक ने अर्जुन सिंह चौहान के पास आकर सलामी दी। जय हिंद सर, आपके आदेशानुसार सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अर्जुन सिंह चौहान ने फिर से माइक पकड़ा। वह चिल्ला रहे रंजीत सिंह राणा को एक दयनीय कीड़े की तरह देखते हुए उसकी आखिरी उम्मीद को बेरहमी से कुचल दिया। मेजर जनरल रंजीत सिंह राणा। अर्जुन सिंह चौहान की आवाज अब किसी भी भावना से रहित एक ठंडे स्टील की आवाज थी। तूने कहा था ना, सबूत है क्या?
उसने जांचकर्ताओं द्वारा लाए गए दस्तावेजों के बक्सों की ओर उंगली उठाई। मैं तुझे यह खबर देता हूं कि इसी क्षण से स्विट्जरलैंड और कैमैन आइलैंड्स में तेरे सभी बेनामी खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उस एक वाक्य पर रणजीत सिंह राणा के चेहरे से हंसी गायब हो गई। अर्जुन सिंह चौहान रुका नहीं, और यह भी खबर देता हूं कि पिछले 10 सालों से तूने जो दर्जनों फर्जी कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का नेटवर्क चलाया था, वह भी बस 5 मिनट पहले भारत, अमेरिका और स्विट्जरलैंड की संयुक्त न्यायिक जांच टीमों द्वारा पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। इस बक्से में जो है वह तेरे साम्राज्य के ढहने की आवाज है। ध्यान से सुन। रणजीत सिंह राणा की आंखें डर से पूरी तरह से पलट गईं। उसका आखिरी सहारा, जिस पैसे की ताकत पर उसे इतना घमंड था, वह उसकी आंखों के सामने एक मृगतृष्णा की तरह गायब हो गया था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। आह नहीं, उसके मुंह से एक खोखली कराह निकली। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा दशकों से बनाया गया यह साम्राज्य सिर्फ कुछ वीडियो से ढह जाएगा? वह अपने संपर्कों पर भरोसा कर रहा था कि जिन कई राजनेताओं और सेना के उच्चाधिकारियों को उसने रिश्वत दी थी, वे किसी भी तरह उसे बचा लेंगे। वह इस सब को एक राजनीतिक साजिश के रूप में मोड़ने की योजना बना रहा था। यह सब बनावटी है। यह उन लोगों की साजिश है जो मुझे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब उस चुप्पी का समय खत्म हो गया है। उसने अपनी पूरी ताकत से दहाड़ा। अब तुम्हारी आवाज सुनाने का समय है, तुम्हारा गुस्सा दिखाने का समय है। अभी इसी जगह पर जिन जिन सैनिकों को रणजीत सिंह राणा और उसके चमचों ने पीटा है या उनका अन्यायपूर्ण शोषण किया है, वे सभी एक कदम आगे आए। यह एक बड़ा जुआ था। अगर सैनिक डर से कोई भी आगे नहीं आता, तो यह सब सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के व्यक्तिगत बदले की कार्रवाई के रूप में खत्म हो सकता था। परेड ग्राउंड पर एक घुटन भरी खामोशी छा गई। हजारों सैनिक एक दूसरे को देखते हुए हिचकिचा रहे थे। उनके शरीर में गहरे बसे पिछले कुछ सालों के डर की यादें उनके पैरों को जकड़ रही थीं। कुछ सेकंड कुछ मिनटों जैसे लंबे लगे। ठीक उसी पल जब रणजीत सिंह राणा के होंठों पर फिर से एक हल्की सी उपहास की मुस्कान आने वाली थी, तभी परेड ग्राउंड की सबसे आगे की पंक्ति में लेकिन अर्जुन सिंह चौहान का असली न्याय वह नहीं था। वह कानून की सज्जा से परे एक और मौलिक और भयानक न्याय की तैयारी कर रहा था। वह माइक हाथ में लिए परेड ग्राउंड पर भरे हजारों सैनिकों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज अब एक गड़गड़ाहट जैसी थी। गरुड़ डिवीजन के सैनिकों को आदेश, पिछले कुछ सालों से तुम्हें चुप रहने के लिए मजबूर किया गया। तुम्हें अन्याय देखकर भी आंखें बंद करनी पड़ी और अपने साथियों के दर्द को नजरअंदाज करना पड़ा। उस चुप्पी की कीमत क्या थी? हमारे अपने साथी सिपाही समीर वर्मा की निर्दोष मृत्यु। आखिरकार, वाह! हजारों सैनिक, जैसे कोई वादा किया हो, एक साथ एक कदम आगे बढ़े। धम! हजारों जूतों की एक साथ जमीन पर पड़ने की आवाज। यह सिर्फ एक कदम की आवाज नहीं थी, यह दबे हुए लोगों की एक विशाल हुंकार थी कि वे अब और चुप नहीं रहेंगे। यह भ्रष्ट सत्ता की ओर जीवित मानव लहर का आक्रमण था। रणजीत सिंह राणा अपनी आंखों के सामने हो रहे दृश्य को देखकर पूरी तरह से अपना होश खो बैठा। जिन हजारों सैनिकों को वह कीड़े मकोड़े समझता था और अपनी मर्जी से कुचलता था, वे अब एक विशाल न्याय की दीवार बनकर उसे दबा रहे थे। उसकी आंखों में अब जीवित सैनिक नहीं दिख रहे थे, वे उसे निर्दोष रूप से मारे गए सिपाही समीर वर्मा की हजारों आत्माएं लग रही थीं। ओह आहा! वह आखिरकार पूरी तरह से टूट गया। वह एक पागल की तरह अपने कान बंद करके चीखते हुए जमीन पर लौटने लगा। उसका साम्राज्य इस तरह जिन नामहीन सैनिकों को वह सबसे तुच्छ समझता था, उनके कदमों की आवाज के नीचे पूरी तरह से और दयनीय रूप से समाप्त हो गया। अर्जुन सिंह चौहान ने उस दृश्य को गर्म आंखों से देखा। उसने देखा जिस भारत की वह रक्षा करना चाहता था, उसकी असली ताकत वह 4 सितारों वाले जनरल की नहीं, बल्कि अन्याय के सामने खुशी खुशी एक कदम आगे बढ़ाने वाले एक नामहीन युवा के साहस में थी। उसने सैन्य पुलिस प्रमुख को अपना आखिरी आदेश दिया, इन देशद्रोहियों और उनके सभी चमचों को तुरंत ले जाओ। सैन्य पुलिसकर्मी पागल हो चुके रणजीत सिंह राणा और डर से कांप रहे उसके सहयोगियों के पास जाकर ठंडी हथकड़ियां पहनाने लगे। परेड ग्राउंड पर इकट्ठा हुए हजारों सैनिक बस चुपचाप उस दृश्य को देखते रहे। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अपने हाथों से न्याय को स्थापित करने का एक गर्व था। सबसे लंबा दिन इस तरह ढल रहा था और गरुड़ डिवीजन के आकाश पर
एक नई सुबह हो रही थी। वज्र के गुजर जाने के बाद गरुड़ डिवीजन में एक नई सुबह हुई। रंजीत सिंह राणा और उसका भ्रष्ट साम्राज्य एक ही रात में पूरी तरह से ढह गया। सैन्य अदालत की सर्वोच्च अदालत ने इस मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा को हिला देने वाला सबसे बुरा देशद्रोही कृत्य माना। मुख्य अपराधी रंजीत सिंह राणा और उसके मुख्य सहयोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उनके अपराधों में साथ देने वाले या चुप रहने वाले दर्जनों अधिकारियों को भी अपनी वर्दी उतारकर ठंडी जेलों में जाना पड़ा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्जुन सिंह चौहान ने एक विशेष निर्देश दिया कि रंजीत सिंह राणा के गुप्त खातों से बरामद किए गए अरबों रुपए के काले धन को पूरी तरह से गरुड़ डिवीजन के लिए इस्तेमाल किया जाए। यह पैसा सैनिकों के खून और पसीने का शोषण करके जमा किया गया था, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से उसके असली मालिकों सैनिकों को वापस मिलना चाहिए। यह उनकी इच्छा थी। पुराने और खतरनाक प्रशिक्षण उपकरण सभी नवीनतम उपकरणों से बदल दिए गए। सैनिकों के टपकते हुए बैरकों को एक होटल की तरह आरामदायक बनाया गया और घटिया भोजन को पोषण और स्वाद दोनों से भरपूर स्वस्थ भोजन में बदल दिया गया। और सबसे बढ़कर सैनिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने और उनकी आवाज सुनने के लिए एक सैनिक संस्कृति सुधार समिति का गठन किया गया। गरुड़ डिवीजन कुछ ही महीनों में भारतीय सेना की सबसे पारदर्शी और सबसे रहने योग्य यूनिट के रूप में फिर से जन्म ले रहा था। कुछ महीने बाद गरुड़ डिवीजन के नए डिवीजन कमांडर का पदभार ग्रहण समारोह हुआ। नए कमांडर को अर्जुन सिंह चौहान ने खुद चुना था, जो एक ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने अपने पदभार ग्रहण भाषण में केवल एक ही वादा किया, मैं आपका कमांडर बनने से पहले आपका साथी बनने का वादा करता हूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस गरुड़ डिवीजन में फिर कभी एक भी सैनिक को अन्यायपूर्ण आंसू न बहाने पड़े। उनके सच्चे भाषण पर सैनिकों ने गर्मजोशी से तालियां बजाईं और उन तालियां बजाने वाले सैनिकों की कतार में एक जाना पहचाना चेहरा था। अब अपने भयानक घावों से पूरी तरह से उबर चुकी और किसी से भी ज्यादा स्वस्थ और आत्मविश्वासी खड़ी प्रिया शर्मा। उसने अभी गैर कमीशन अधिकारी स्कूल पूरा किया था और हवलदार का प्रतीक चिन्ह लगाया था। वह सेवानिवृत्त हो सकती थी, लेकिन उसने रुकने का फैसला किया। जिस डिवीजन को उसके पिता ने फिर से खड़ा किया था, वहां अपने जैसे पीड़ित नए सैनिकों को बचाने के लिए वह एक गर्मजोशी और मजबूत वरिष्ठ बनने का फैसला कर चुकी थी। उसके बगल में हवलदार रोहन भी मुस्कुराते हुए खड़ा था। दो युवा नायक अब गरुड़ डिवीजन की नई उम्मीद का प्रतीक बन गए थे। पदभार ग्रहण समारोह के बाद प्रिया परेड ग्राउंड के कोने में खड़ी थी, जहां अब नामहीन जंगली फूल खिल रहे थे। 1 साल पहले जहां उसके दोस्त समीर वर्मा की निर्दोष मृत्यु हुई थी, ठीक उसी जगह। देख रहे हो समीर, उसने धीरे से फुसफुसाया, जिस दुनिया का तुमने सपना देखा था वह अब आ गई है। उसकी आंखों में दुख नहीं बल्कि गर्मजोशी भरी यादें और उम्मीद थी। ठंडी सर्दियां बीत चुकी थीं और गरुड़ डिवीजन में आखिरकार सच्चा वसंत आ गया था। कहानी खत्म हो गई है, सब कुछ मेरा शब्द ही कानून है, चिल्लाने वाले एक अहंकारी सत्ताधारी के पागलपन से शुरू हुआ था। उसने सोचा था कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ इलेक्ट्रिक शॉक बैटन एक कमजोर महिला सैनिक और उसके अंदर के न्याय को पूरी तरह से झुका सकता है, और वह लगभग सफल होता हुआ दिख रहा था। न्याय एक समय सैकड़ों हजारों लोगों के देखते हुए परेड ग्राउंड के बीच में जलते हुए मांस की गंध के साथ दयनीय रूप से ढहता हुआ दिख रहा था। लेकिन याद रखें, एक इलेक्ट्रिक शॉक बैटन शरीर को भयानक दर्द दे सकता है, लेकिन वह कभी भी उस विशाल न्याय की आग को नहीं बुझा सकता जो तब जलती है जब हजारों दिल एक सच्चाई के लिए एक साथ धड़कने लगते हैं। इस कहानी में एक पिता था। वह भारत के सबसे ऊंचे स्थान पर बैठा सबसे शक्तिशाली सैनिक था, लेकिन जिस पल उसकी बेटी को एक जानवर की तरह कुचला जा रहा था, उसने अपनी सारी शक्ति का उपयोग करके बदला लेने के बजाय सबसे निचले स्थान पर बैठे सैनिकों से पहले पूछा, क्या तुम साथ लड़ोगे? उसने अपनी बेटी को जीवन दिया, लेकिन साथ ही इस देश के अनगिनत बेटों और बेटियों को अन्याय के सामने चुप न रहने का साहस दिया। कोई पिता अपनी बेटी को सिर्फ अपना नाम देता है, लेकिन एक महान पिता अपनी बेटी को न केवल एक नाम बल्कि जिस दुनिया में वह रहेगी उसे भी एक और साफ और न्यायपूर्ण भविष्य बनाकर देता है। यह कहानी हमसे पूछती है, असली ताकत आखिर कहां से आती है? कंधे पर लगे सितारों से, हाथ में पकड़े इलेक्ट्रिक शॉक बैटन से, या जब सब डर से चुप हो जाते हैं तो खुशी
खुशी, एक कदम आगे बढ़ाने वाले एक नामहीन सैनिक के उस कदम से। हिंसा के सामने चुप्पी एक मौन सहमति और सह अपराध है। अगर आप उस दिन के गरुड़ डिवीजन के परेड ग्राउंड पर खड़े एक सैनिक होते तो क्या आप में वह एक कदम आगे बढ़ाने का साहस होता? अपने विचार अभी तुरंत टिप्पणी में लिखें।